नमस्कार मित्रों। मनुस्मृति राजनीतिक, आप ये मान लीजिए अध्याय जिसमें राजा, उसके गुणधर्म, उनकी सबकी चर्चा चल रही है। 7वां अध्याय है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सबका स्वागत है। 108वां श्लोक है कि दंडे ने यु प्रसही ये तान शनकई वस मानयेत। भाई, राजा के पास जो दंड की एक ताकत होती है ना, वो एक ऐसी व्यवस्था है कि अपने दंड के विधान से वो सबको अपने वश में रख सकता है। लेकिन सिर्फ दंड ही सबसे बड़ा विधान नहीं है। राजा के पास साम, दाम, दंड और भेद 4 प्रकार की नीतियां हैं। लेकिन इसमें दाम और भेद को इतना महत्व नहीं मिला है। साम दंडो प्रशंसन्ति, सबसे ज्यादा प्रशंसा साम और दंड नीति की होती है। साम यानी समझाना। अगर भैया समझाने से समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझता है तो ज्यादा लालच वालच देना, भेद भेद करना, इसकी बहुत उपयोगिता प्रजा के लिए नहीं मानी गई। अगर हम कहीं किसी अन्य राष्ट्र के साथ ये कार्य करते हैं तो वहां ये महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रजा के साथ 2 ही बातें महत्वपूर्ण मानी गई हैं, 2 ही नीतियां महत्वपूर्ण मानी गई हैं, और एक है साम और दूसरी है दंड नीति। अगर समझाने से समझ जाए तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो दंड नीति का प्रयोग राजा को करना चाहिए। लेकिन बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए, अगर राजा योग्य रूप से इनका प्रयोग नहीं करता है, मोहाद राजा स्वराष्ट्रम या कर सहित अनवेक्ष। अगर राजा योग्य रूप से इनका उपयोग नहीं करता है और इसमें कुछ गलत कार्य करता है तो आप ये मान लीजिए कि वो अपने राज्य के विनाश का कार्य कर रहा है। देखिए, आग तो आग है। आप चाहें तो उससे आरती का दिया जला लीजिए और आप चाहें तो उससे किसी के घर को आग लगा दीजिए, उसका कार्य तो जलना है। लेकिन अब ये तो बुद्धि आपके पास होनी चाहिए। तो दंड की व्यवस्था जो राजा के पास है, अगर वो उससे प्रजा को सुखी कर पाता है तो वो भी सुखी है। अगर वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है तो आप ये समझ लीजिए कि वही व्यवस्था जो प्रजा को वश में करने के लिए है, वही व्यवस्था सोचिरात भ्रष्यते राज्य, उसको जल्दी ही राज्य से भ्रष्ट बना देती है। जीवताच्य स बांधवा, और सिर्फ राज्य से भ्रष्ट नहीं होता है, उसके प्राणों पे, और उसके नहीं, उसके बंधु बांधव जो होते हैं सबके प्राणों पे संकट इस चीज के कारण आ सकता है। तो भैया, राजा के हाथ में जो शक्ति है उसको ठीक से प्रयोग करना चाहिए। ये इसका सीधा सीधा अर्थ होता है। अब राज्य की व्यवस्थाओं को उत्तम रूप से चलाने के लिए मनुस्मृतिकार कहते हैं कि सुसंग्रहित राष्ट्रो ही पार्थिवः सुखमेधते। अगर आप राष्ट्र की व्यवस्थाएं सुंदर ढंग से बना देते हैं तभी वो राज्य या आपका राष्ट्र सुखी रह सकता है और राजा भी तभी सुखी हो सकता है। तो भैया, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए नियम क्या थे? तो द्वयोः त्रयाणाम पंचानाम मध्ये गुल्मम् अधिष्ठितम्। भाई, 2 गांव, 3 गांव, 5 गांव, इनको मिला करके और एक इस प्रकार का समूह बनाना चाहिए। बिल्कुल आज भी वही व्यवस्था है, कोई अंतर नहीं है। गांव है तो गांव का एक सरपंच होता है। अगर बहुत छोटा गांव है तो 2-3 गांव को मिला करके एक सरपंच होगा। उसके अलावा भी ये व्यवस्थाएं एक के बाद एक स्थिति आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रजा के द्वारा निर्वाचित यानी चुने जाने वाले, और एक सरकार के द्वारा अधिष्ठित जिनकी नियुक्ति की जाती है, जैसे लेखपाल हैं, जैसे तहसीलदार हैं, हमारे यहाँ मामलतदार कहते हैं, या जिनको तलाटी कहा जाता है गुजरात में। उनके ऊपर जाएंगे तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर वगैरह, ये सभी लोग
तो ये जो पूरी व्यवस्था है, आज उनको इंग्लिश नाम मिले हुए हैं क्योंकि अंग्रेज लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है, लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ भी इसी प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख है कि 2, 3, 5 गांवों का एक समूह बनाना चाहिए, फिर 100 गांवों को लेकर के एक, फिर 1000 गांवों को लेकर के। तो कहते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो एक तो गांव का अधिपति होना चाहिए, ग्रामस्याधिपतिम कुर्यात्, एक तो गांव का अधिपति होना चाहिए। फिर एक ऐसा होना चाहिए कि ऐसे 10 गांवों के 10 अधिपति के ऊपर एक 10 ग्रामपति, वो 10 ग्रामपति कहा जाएगा कि जो जिसके अंडर में 10 गांव आएंगे। और ऐसे 20 विंशतिशम शतेशम च, ऐसे 20 गांवों को लेकर के एक उनका अधिकारी बना जाएगा, और ऐसे फिर 100 गांवों को लेकर के उसके ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए, और सहस्रपति मीवचा, और 1000 गांवों को लेकर के उसके ऊपर भी एक अधिकारी होना चाहिए। तो भैया अब आप समझ लीजिए कि आजकल गांव में सरपंच होते हैं या तलाटी होते हैं, फिर अगर आप जिसको तहसील कहते हो, तालुका प्लेस कहा जाता है गुजरात में, वहाँ मामलतदार होता है, टीडीओ वगैरह होते हैं जो एक पूरे क्षेत्र को देखते हैं। फिर ऐसे 5-6 तहसीलें मिलती हैं तो एक जिला बनता है, उसमें जिलाधिकारी होता है। तो ये व्यवस्थाएं जो उस समय कही गई थी आज भी उसी प्रकार से है। और फिर कहा क्या गया है, ग्राम दोषान समुत्पन्ना, अगर गांव में कोई घटना घटित होती है तो वो गांव के जो भी अधिपति है उसको बताया जाएगा, वो उसका रिपोर्ट जो 10 ग्रामाधिपति है उसको करेगा, 10 ग्रामाधिपति जो है वो 20 ग्रामाधिपति को उसका रिपोर्ट करेगा, 20 ग्रामाधिपति जो है वो 100 ग्रामाधिपति को उसका रिपोर्ट करेगा। इस प्रकार से वो रिपोर्ट आगे जाएगा और उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। और ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी राजप्रदेयानि प्रत्यहम ग्रामवासवी अन्नपानेन धनादीनि ग्रामिकस तान्य अपनुयात्। भैया जैसे ये विधि विधान है, इसी प्रकार से गांव का दुख दर्द दूर करने की जवाबदारी उसकी है। ऐसे ही गांव के लोगों के पास से जो कुछ भी उसको सड़भाग टैक्स के रूप में राजा को लेना होता, वो उसी के माध्यम से आगे जाएगा। अब चाहे उसमें अन्न हो, चाहे पान हो, चाहे ईंधन हो, जो भी ग्रामीण वस्तुएं हैं, देखिए ग्रामीण लोगों के पास से तो वही चीजें प्राप्त होंगी जो उनके पास होती हैं। तो उनका संग्रह करना और संग्रह करके उसको अपने ऊपर और उससे ऊपर और उससे ऊपर अंत में राजा तक वो पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था है। अब इनको तनख्वाहें क्या मिलनी चाहिए उसका भी विवेचन है कि दशी कुलम च भुंजीत, जो भैया एक गांव का अधिपति है वो एक कुल से यानी एक घर से जो कुछ प्राप्त होगा उसको अपने उपयोग में ले सकता है। विंसी पंचकुलानी च, और अगर कोई 20 ग्रामाधिपति है तो 5 घरों का, पंचकुलों का जो है वो अपने लिए उपयोग कर सकता है। ग्रामम ग्राम शताध्यक्षा, ग्राम शताध्यक्ष जो है वो पूरे गांव की जो आवक होगी उसमें से जो कुछ प्राप्त होगा उसको रख सकता है। सहस्राधिपति पुरम, और सहस्राधिपति जो होता है वो पूरे पुर की यानी नगर की आवक को अपने ऊपर खर्च कर सकता है। अब आप इन चीज को समझें कि जिस प्रकार की जिसकी जवाबदारी, उसी प्रकार की उसकी तनख्वाहें उस समय हुआ करती थी, उसी प्रकार की तनख्वाहें आज भी हैं। आज भी ये सारे जो अंतर हैं बने हुए हैं। तो तेसाम ग्राम्याणि कार्याणि पृथक कार्याणि चेति। अब ये जब आप व्यवस्थाएं बनाते हैं तो जवाबदार व्यक्ति को जवाबदारी सौंपी जाए, ये राजा को बराबर ध्यान रखना है। और जो इन सब के ऊपर नजर रख पाए, अतंद्रिता, बिल्कुल आलस्य किए बगैर नजर रख पाए, इस प्रकार के सचिव की अलग से नियुक्ति करनी चाहिए, जो कि नगरे नगरे चैकम कुर्यात् सर्वार्थ चिंतकम, जो प्रत्येक नगर के ऊपर स्थापित हो और प्रत्येक नगर के
प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख का जो चिंतन करे, क्योंकि लिखा है सर्वार्थ चिंतकम, सभी प्रकार की उसकी समस्याओं का वो चिंतन करता हुआ हो, ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति राजा को अवश्य करनी चाहिए। भैया राजा ने सबकी नियुक्ति कर दी, लेकिन जैसा कि पहले ही मनुस्मृतिकार ने कहा कि व्यक्ति का स्वभाव कभी भी अच्छा है ही नहीं, जन्मजात वो, अब भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन तुरंत आपको समझ में आए इसलिए कह रहा हूं कि नंगा पैदा होता है और वही उसका स्वभाव होता है। इसलिए यहां मनुस्मृतिकार कह रहे हैं राज्ञो ही रक्षाधिकृता परस्वादायी नाशठा, जिनको इस प्रकार से राजकीय सेवाओं की जवाबदारी सौंपी जाती है वो हमेशा ही शठ हो जाया करते हैं और वो लोगों के पास से धन वगैरह ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते रहते हैं, जिसको आज आप भ्रष्टाचार कहते हैं, जिसको आज आप रिश्वत कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। वो लेने वाले बन जाते हैं। तो ये भैया आज है ऐसा नहीं है, ये महाराज मनु के समय पे भी ये सारी बातें इसी प्रकार से थी। इसलिए वो आगाह करते हैं, वो समझाते हैं कि भृत्या भवन्ति प्रायणे तेभ्यो रक्षेति मा प्रजा। राजा के सेवक अधिकांशतः जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अधिकांशतः इसी प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं, वो हमेशा प्रजा को परेशान करते हैं और ऐसे लोगों के पास से प्रजा की रक्षा करना ये राजा की सबसे बड़ी जवाबदारी। ये कार्य के भ्यो अर्थमेव गृहिणीयु पापचेतसा, ये कुछ इस प्रकार के पापी होते हैं कि इनके पास कोई भी काम लेकर के आए वो सबसे पहले उनसे कहते हैं लाओ पैसे दो। तो वो हर कार्य के लिए उनके पास से रिश्वत मांगने वाले ये लोग होते हैं। तेसाम सर्वस्व मादाय, अगर आपको ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में पता चल जाए तो उसका सब कुछ ले लेना चाहिए। कुर्यात प्रवासनम राजा, और राजा को उसको अपने राज्य में से निकाल के बाहर करना चाहिए। भैया बड़ा कठिन दंड का विधान किया गया है। आजकल तो क्या होता है कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं, लेकिन मेरे नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा या तो पत्नी के नाम पे होगा, बच्चों के नाम पे होगा, या और किसी के नाम पे होगा, अपने नाम पे नहीं होगा। तो पकड़े भी गए तो भैया आप हमारा क्या कर लोगे, हमारे पास तो कुछ है ही, तो हम तो पकड़ी काहे की गए जब हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन उनका पूरा परिवार जो है वो पैसे वाला हो। तो ये इस प्रकार की जो आज की स्थितियां हैं उस समय भी लोग किया करते थे। तो भैया ऐसे व्यक्ति को राज्य में ही नहीं रहने देना है, ऐसे व्यक्ति को राज्य से ही निकाल दिया जाए तो उसकी धन संपत्ति तो अपनी जेब में रख के तो ले जा नहीं पाएगा। ऐसे लोगों को जब निकाला जाता था तो ये थोड़ी कि तो अपनी गाड़ी भर के यहाँ से ले जाओ, यहाँ का सब यहीं रह जाएगा। खाली हाथ घर से निकाल दिया जाता था राज्य से, जाओ जहां कमा पाओ वहां कमाओ, जो खा पाओ वो खाओ जा करके। इस प्रकार के कठोर दंड का विधान यहाँ किया गया है। राजा कर्मसु युक्तानाम स्त्रीणाम प्रेष्य जनस्य चा प्रत्यहम कल्पयित वृत्तिम स्थान कर्मानुरूप। देखिए राजा के यहाँ जो लोग कर्मचारी कार्य करते हैं उनको योग्य रूप से जो कुछ मिलने के योग्य है वो समय से मिले, इसकी पूरी पूरी राजा को व्यवस्था करनी चाहिए और इसका पूरा पूरा राजा को ध्यान रखना चाहिए। आपने स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति तो कर दी कोरोना काल में, लेकिन अगर आप उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं या उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो ये जवाबदारी तो राजा की। अगर राजा इससे ये कहता है कि साहब हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, नहीं पहुंच रहा है, तो भैया नहीं पहुंच रहा है, इसमें दोष जिसने नौकरी की है उसका नहीं है, जिसने उनको नौकरी पर रखा जो उनको तनख्वाह नहीं दे रहे उन्हीं का है। इसलिए राजा को इन चीजों का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। जो उनके पास काम करने वाले लोग हैं उनकी वृत्ति पे, उनकी आजीविका पे कभी भी किसी प्रकार की असर नहीं हो, और जिस प्रकार का काम करते हैं उस प्रकार का उनको फल, यानी उस प्रकार की तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए। अगर कोई अवकृष्ट से पणो दे, अनपढ़ है, ऐसे ही मेहनत मजूरी करने वाला है तो उसको 1 पण देना चाहिए, लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसको 6 गुनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये यहां पे स्पष्ट उल्लेख है।
यानी मेहनत मजूरी करके जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, जो अपनी दाल रोटी खा रहा है, जैसे आज लेबर क्लास आप जिसको कहते हैं, अगर उसको नित्य प्रति 500 रुपया मिलता है तो उससे 6 गुना यानी 3,000 रुपया जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए पर डे का। ये यहां पे 6 गुना वेतन उसका होना चाहिए। ध्यान रहिए, षाण्मासिकस् तथा छादो। भैया जो गरीब है, जिसको आप खाली एक पण देते हैं, उसको 6 महीने में वस्त्र भी देने चाहिए और हर महीने उसको एक द्रोण कहते हैं 20 किलो, तो 20 किलो उसको अनाज कम से कम हर महीने मिलना चाहिए खाने के लिए। तो यहाँ पे राजा को अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तम व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उसका उल्लेख है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए वो कर्मचारी जन्मजात ही आप ये मान के चलिए कि बेईमानी के लिए ही बने हुए हैं, इसलिए उन पे बराबर नजर रखनी चाहिए और अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाए तो उसको कठोर दंड देना चाहिए, ये इसका अर्थ है। और इसके साथ साथ जो आपके यहाँ कार्य करने वाले लोग हैं, आपको इस चीज का ख्याल अवश्य रखना है कि बिल्कुल समय पे और योग्य रूप से जो जिसके लायक है उसको उस प्रकार की दक्षिणा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वेतन अवश्य मिलना चाहिए। इसमें स्त्री भी होंगे और उसमें पुरुष भी होंगे, सभी होंगे। यथा फलेन युज्येते राजा कर्ता च कर्मणाम तथा वीक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत सततम कर। अब देखिए, इन सब कामों को करने के लिए राजा के पास तो संपत्ति नहीं है। राजा के पास संपत्ति कहां से आएगी जब वो टैक्स लेगा। तो टैक्स का विधान बता रहे हैं कि राजा को अपनी प्रजा के पास से यथा फलेन युज्येते, जिसका जैसा काम। इनकम टैक्स सबका बराबर नहीं हो सकता। आप ये कहें कि 100 रुपया जिसको 6 गुनी तनख्वाह मिली है उसने कमाया है, तो उससे भी आप छठा भाग ले लें, और जिसने 1 पण कमाया उससे भी छठा भाग ले लें, तो ये नहीं हो सकता है। शास्त्र ये कहते हैं कि भाई जिसका जैसा फल हो, यानी जिसके पास जैसे साधन हैं, उस प्रकार से उनके पास से राजा को कर लेने चाहिए। लेकिन कर लेने की नीति जो है उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं कि जैसे एक भंवरा होता है, वो फूल के ऊपर बैठता है, फूल में से वो रस चूसता है, कितना भी रस चूस ले, लेकिन उस फूल को कोई हानि नहीं पहुंचती है। फूल उसी तरीके से सुरक्षित बना रहता है। राजा को भी अपनी प्रजा के पास से इस प्रकार से टैक्स लेने चाहिए। भैया आपने टैक्स लगाया और अगर आपके उस टैक्स से वो व्यापार ही बंद हो जाए, तो फिर तो टैक्स आपका जो है वो व्यापार के कल्याण के लिए नहीं या राज्य के कल्याण के लिए नहीं, वो तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इस प्रकार के कर नहीं लगाने चाहिए। कर बिल्कुल ऐसे लेने चाहिए जैसे भंवरा फूलों में से रस ले लेता है और फूल को कोई हानि नहीं पहुंचती है। जैसे बछड़ा गाय का दूध भी पीता है, फिर भी आप अपने लिए पर्याप्त दूध निकाल लेते हैं और फिर भी वो दूध पी करके हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बना रहता है। ऐसे ही कुछ विधान यहां पे कहे गए हैं कि राजा को इस प्रकार से हमेशा कर लेना चाहिए। छठे भाग का विधान किया गया है, लेकिन सभी जगह छठा भाग नहीं हो सकता है। अष्टमो भागा भी लिखते हैं, षष्ठो भागा भी लिखते हैं, द्वादश एव वा 12वां हिस्सा भी लिखते हैं। भैया आज भी यही होता है। किसी पे जीएसटी 8% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18%, किसी पे 5%, जो जैसा है। तो आज भी उसी प्रकार से है। इस प्रकार का उल्लेख पहले भी हमारे शास्त्रों में पाया जाता है। और जो राजा बड़े ध्यान से इस प्रकार के टैक्स वगैरह लगाता है, उसकी प्रजा प्रसन्न रहती है। और जब प्रजा प्रसन्न रहती है तो आप ये मान लीजिए कि उस राजा का कल्याण अवश्य ही होता है।
श्रुतवृत्त्यै विदित्वास्य वृत्तिम धर्माम प्रकल्पयेत संरक्षेत सर्वतश्चैनम पिता पुत्रम इव वृषा। राजा को हमेशा अपने प्रजा का पालन जैसे कोई पिता अपने पुत्र का पालन करता है इस प्रकार से करना चाहिए। उसको कभी भी ऐसा विचार नहीं कर सकता है कि प्रजा से वो अलग है। प्रजा है तो वो है, वो प्रजा में से एक है, ये बात अलग है कि वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार के विचार के साथ उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और राजा का एक ही धर्म है कि प्रजा को वो सुखी रखे, उसको हमेशा प्रसन्न रखे। और इसके लिए बड़ी ही सुंदर उपमा दी है कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र का लालन पालन करता है, इसी प्रकार से राजा को भी अपनी प्रजा से टैक्स भी ले, उनकी रक्षा भी करे, उनके दुख सुख को सुने भी और उनका मार्गदर्शन भी करे। सब कार्य उसको करने हैं। इसके लिए जो जरूरत है उसका भी विधान किया कि इस प्रकार से आप कीजिए। लेकिन ऐसे लोग कहीं प्रजा के लिए रक्षक की जगह भक्षक ना बन जाए, इसलिए उसका भी प्रोविजन किया कि आप उन पर भी नजर रखें। तो व्यवस्थाएं सारी आज भी वैसे ही हैं जो महाराज मनु ने कही थी। हम ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार आज ही है, नहीं, ये हमेशा से रहा है और इसको जड़ मूड से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति का बेसिक स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो गलत काम ना करे। उसका स्वभाव ऐसा है कि वो गलत काम तो करेगा, लेकिन हाँ, अगर उसको दंड का भय बना रहे, अगर कठोर से कठोर दंड दिए जाएं, तो आप मान लीजिए कि इसको कम किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।